हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपना लास्ट टॉपिक, और इसका नाम होगा सिस्टम विद वेरिएबल मास। ठीक है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर केवल रॉकेट के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है। तो अपन रॉकेट ही देखते हैं, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए और एनसीईआरटी कवर हो जाए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिस्टम विद वेरिएबल मास। तो हमारी हेडिंग क्या है? हमारा टॉपिक है सिस्टम विद वेरिएबल मास। सिस्टम विद वेरिएबल मास, या यहाँ पे हम चर्चा किसके बारे में करने जा रहे हैं? रॉकेट के बारे में। ठीक है। तो हमारा टॉपिक हो गया सिस्टम विद वेरिएबल मास। ठीक। चलिए अब इसमें ज़रा हम केस को समझते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर हम एक नॉर्मली बात करें कि ये हमारे पास सपोज़ कर लीजिए कोई रॉकेट है। ठीक है। अरे मान लीजिए ऐसा ही रॉकेट है, ये ऐसा एक रॉकेट हमारे पास है। ठीक है। अगर हम रॉकेट की बात करें तो इस रॉकेट के अंदर कुछ फ्यूल भी है। ठीक है। और ये फ्यूल बर्न करना शुरू कर दे रही है। तो देखिए, अगर फ्यूल बर्न कर रही है, मान लेते हैं कि ये कोई फ्यूल है, तो कुछ समय बाद ये फ्यूल क्या होगा? जल जाएगा, फ्यूल बर्न हो जाएगा, और बर्न होके अलग हो जाएगा। तो केवल और केवल फिर क्या बचेगा इसके बाद? रॉकेट। ठीक है। और रॉकेट में कुछ फ्यूल फिर से रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा फ्यूल ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो है, ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है, ये वो फ्यूल है। ठीक है। ऐसा कुछ है। तो एक तो केस हमें ये देखने को मिलेगा कि रॉकेट है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अपने पास ये कोई इस तरीके की ट्रॉली है, और इस ट्रॉली, ये पूरी तरीके से ऐसी ट्रॉली है कि इसमें आप पानी गिराएंगे तो पानी बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है। ऊपर से आप क्या कर रहे हैं कि एक जार लगा दे रहे हैं, मतलब ऐसे जार आप एक लटका दे रहे हैं। ठीक है। और ये जार कुछ इस तरीके से है, ये जार भरा पड़ा है, जार में पानी पूरी तरह भरा पड़ा है। यहाँ से पानी कुछ इजेक्ट हो रहा है, और ये शुरुआत में सपोज़ कर लेते हैं कि v स्पीड से चल रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे जितना भी मास था इसके अंदर, अगर हम बात करें तो कि ये लगातार, सपोज़ कर लीजिए कि किसी भी लैम्डा जो इसकी स्पीड है, अपन ऐसे मान लेते हैं कि लैम्डा लीटर पर सेकेंड से ये पानी इससे गिर रहा है और इसमें कलेक्ट हो रहा है। तो ये भी एक वेरिएबल मास का केस होता है। ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर ये नहीं गिवन है, ये गिवन नहीं है। अपने को ये बस समझना है कि रॉकेट वाला केस हम ये भी समझेंगे आगे जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जब हम थोड़े हाई लेवल पे जाएंगे अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, तो फिर हम इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। अभी हमारा पर्पज़ क्या है? एनसीईआरटी कवर करना। अब ध्यान से देखिएगा इसे। सपोज़ कर लीजिए कि दोनों मिला के मास m है, मतलब ये और ये मिला के ओवरऑल, शुरुआत में ओवरऑल जो मास है रॉकेट का वो ये है। लेकिन क्या इसके अंदर जो फ्यूल बर्न होने वाला है उसका मास हम मान लेते हैं dm है। कितना है? dm है। तो फिर इसका मास कितना होगा? तो हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ क्या करेंगे, m माइनस डी होगा। अगर इसमें इसका मास dm है और ये ओवरऑल मास m है, तो अब m में से dm घटाएंगे तो ये जो रॉकेट का ये वाला पोर्शन है, मतलब ये बाकी फ्यूल को छोड़ के, तो मास यही होगा। ये बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में हम बोलते हैं कि जैसे t इज इक्वल्स टू टी टाइम पे हम ये देख रहे हैं, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं v है। ऐसा हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है? v है। तो अब हम कुछ समय बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब टाइम हो जा रहा है t इज इक्वल्स टू टी प्लस डी टी क्या है? बहुत छोटे टाइम इंटरवल के बाद की बात कर रहे हैं। जो इसका मास है वो इजेक्ट हो गया, और इजेक्ट हुआ तो इसका मास कितना था? dm, और dm मास अलग हो गया है t इक्वल्स टू टी प्लस डी टी टाइम पर। ठीक है। तो इसके पास जो मास होगा अभी भी ये m माइनस डी एम ही होगा। ठीक है।
अब यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाला क्या है वो देखिए, t इक्वल्स टू टी प्लस डी टी टाइम पे इसकी स्पीड कुछ बढ़ जाएगी। रॉकेट से जब फ्यूल बर्न होता है कुछ ऐसे अभी समझा रहे हैं आपको, तो इसकी स्पीड हो जा रही है t इक्वल्स टू टी प्लस डी टी टाइम पे, यानी डी टी तुरंत डी टी टाइम के बाद जो इसकी स्पीड हो जा रही है वो इंक्रीज करेगी, और वी प्लस डी वी इसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो गैस है ना, ये जो गैस बर्न हो रहा है, इस गैस की जो स्पीड है वो पीछे की तरफ होगी, और इसको हम यू रिलेटिव मान लेते हैं। अब यू रिलेटिव क्यों माने, क्योंकि देखिए रॉकेट के रिस्पेक्ट में ये सपोज करते हैं कि पीछे की तरफ जा रहा है यू रिलेटिव से, रॉकेट के रिस्पेक्ट में ये जा रहा है पीछे की तरफ यू रिलेटिव से। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इसे कि हम बताना आपको क्या चाहते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, रॉकेट में सपोज कर लीजिए कि इतना वाला पार्ट जो है, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये वाला पार्ट फ्यूल है, ठीक है, जो बर्न होने वाला है, जलने वाला है, और ये रॉकेट है, दोनों पहले मिले हुए हैं। तो अगर हम बोल दें कि ओवरऑल अभी इसका मास m है, लेकिन इसका जो मास है dm है, इसका मास क्या हो जाएगा m माइनस डी एम। दोनों जब साथ में चल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी अपन सपोज कर लेते हैं v है। वेलोसिटी कितनी है v। कुछ समय बाद की बात कर रहे हैं, ये फ्यूल जो है ना ये बर्न हो रहा है, ये बर्न हो गया है कुछ समय बाद, और समय कितना है, बस dt टाइम बढ़ा है, प्लस dt टाइम के बाद जो गैस बर्न हो रही है वो ये हो गई, अलग हो गई। तो ये देखिए ये पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ किसी स्पीड से जाएगी, तो अपन मान लेते हैं यू रिलेटिव से जा रही है, क्योंकि अगर रॉकेट पे बैठ के आप जब देखेंगे तो ये गैस पीछे की तरफ जाएगी, और कितने से जाएगी, यू रिलेटिव से। जैसे आप सपोज़ कर लीजिए गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी भी चल रही है, ठीक है, और आप उससे कोई बॉल या कोई सामान ऐसे पीछे की तरफ फेंक रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, आप पीछे फेंक रहे हैं, तो वो जो पीछे फेंक रहे हैं ना, तो वो एक्चुअल में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यू रिलेटिव होगी। बस ये वही केस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए जैसे ही ये पीछे की तरफ जैसे ही गई, या dt टाइम के बाद ये जितना तेज़ निकला, यानी कि कुछ तेज़ निकला, तो इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, और इसकी स्पीड बढ़ेगी तो आगे की तरफ, तो हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड में कितना इंक्रीज़ हो गया, dv। कितना इंक्रीज़ हो गया, dv। जस्ट ये इस मतलब केस का एक एनालिसिस था। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सॉल्व करने से पहले अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ देखते हैं पहले। इसमें हम ये बोल देते हैं कि जो ये आगे की तरफ जाएगा, ये रॉकेट आगे की तरफ जाएगा, उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगेगा, हम उसको बोल देते हैं एफ थ्रस्ट, ये ठीक है। यही एक्चुअल में हमको देखना है कि जो इसके ऊपर गैस ये निकलने के बाद जो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगेगा, वो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले आप समझिए, जो यहाँ से थ्रस्ट फोर्स आएगा, जो एफ थ्रस्ट आएगा, वो आएगा यू रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी। ये इसका फॉर्मूला बनने वाला है, मतलब इसी चीज़ को हम डेराइव करेंगे, और डेराइव करके हमें यही लाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने देख लिया ये थ्रस्ट फोर्स है, जो ये यू रिलेटिव देख रहे हैं, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ गैस या वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, रॉकेट की स्पीड, रॉकेट के रिस्पेक्ट में ये यू रिलेटिव है। जो आप डी एम अपॉन डी टी देख रहे हैं, ये जो डी एम अपॉन डी टी है, हम बोलते हैं इसको कि पर सेकेंड हाउ मच मास ऑफ
गैसेस या मास ऑफ गैस कमिंग, मास ऑफ गैस इज कमिंग आउट, मास ऑफ गैस इज कमिंग आउट। हम ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो dm/dt है वो कितना मास पर सेकेंड वो बाहर निकल रही है, ये dm/dt यही है। ठीक है, अपने को ये समझ में आया कि अपने को सॉल्व करके इसको सॉल्व करके यही लाना है, और हमें एफ थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो एफ थ्रस्ट की वैल्यू होती है यू रिलेटिव किसका, इसका छोटे वाले यानी कि गैस का, dm/dt ये भी क्या है, गैस का ही है। तो ये बात समझ में आ गई, इतना है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे, मतलब ऊपर सॉल्व करेंगे और यही चीज़ लाएंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं या प्रूविंग देखते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन और प्रूविंग देखने से पहले एक बात समझिए कि अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मास पीछे की तरफ जा रहा है किसी स्पीड से, ये पीछे की तरफ कुछ मास जा रहा है, तो क्या यहाँ पे ये जो घटना हो रही है यहाँ पे कोई बाहर से फोर्स लग रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, रॉकेट है, रॉकेट शुरू हो गया, शुरू होने के बाद रॉकेट खुद गैस फेंक रहा है, ठीक है, खुद गैस इजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो हम बोलेंगे कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, 0। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी, ये बात आपको पता भी है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब P इनिशियल और P फाइनल आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि P इनिशियल और P फाइनल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को सॉल्व करना है, तो हम ऊपर का हिस्सा हटाते हैं। ये चीज़ आप समझ गए कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब F एक्सटर्नल 0 होगा, और जब F एक्सटर्नल 0 हो गया यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि P इनिशियल और P फाइनल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, और P इज इक्वल्स टू, आपको सभी को पता है कि मास इंटू वेलोसिटी यानी mv होता है। ठीक है, अब समझिए P इनिशियल यानी यहाँ की बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें शुरुआत में, तो ये जो गैस है ये भी तो इसी स्पीड से आ रही है आगे की तरफ, और ये रॉकेट है, रॉकेट भी इसी स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो dm है वो v से जा रहा है, यानी मास इंटू वेलोसिटी, प्लस में जो रॉकेट है उसका मास है m माइनस dm, और ये भी कितने से जा रहा है, v से जा रहा है, इज इक्वल्स टू, यहाँ का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब देखो, ये जो इसकी बाद में बात करते हैं, इसको पहले देखो, मास कितना है m माइनस dm, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी यहाँ पे है v प्लस dv, तो v प्लस dv ये हो गया, प्लस अब इसकी बात करते हैं, मास कितना है dm इनटू, अब देखिए जो ये वेलोसिटी आप देख रहे हैं ना, आप ग्राउंड से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, ग्राउंड से। एक किसी को यहाँ पे खड़ा कर दो और इससे पूछो कि इस गैस, अच्छा इससे पूछो कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये कहेगा v प्लस डी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये बोलेगा कि ये जो आगे की तरफ जाएगा v प्लस डी से जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड होगी वो इसमें से आप इसको घटाएंगे तब जाके मिलेगा इसकी स्पीड। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखते हैं अगर कोई एरोप्लेन जा रही होती है, कोई एरोप्लेन जा रही होती है, तो आप देखते हैं कि उसकी गैस पीछे जा रही होती है, गैस, लेकिन मतलब
उस जहाज़ के या उस एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में ये गैस पीछे जा रही होती है, लेकिन जब आप बाहर से देखेंगे ना तो वो गैस पीछे तो जाएगी, लेकिन आपको ना आगे भी नज़र आती दिखेगी। मतलब उस जहाज़ से देखेंगे तो गैस पीछे की तरफ फेंकती है, मतलब एरोप्लेन आगे गया, गैस इधर, लेकिन आप देखेंगे ना कि ये इधर भी जा रहा होता है। उसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो जब आप केवल गैस देख रहे होंगे तो गैस आगे की तरफ जा रही होगी, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर वो चीज़ कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में जो इसकी स्पीड होगी वो इसमें से इसको घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं यहाँ पे कि v प्लस डी वी माइनस यू रिलेटिव, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसे आपको ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को ऐसे ही बनाया जाएगा, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, ये हमें बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की अपन बात करते हैं। तो आगे की बात कर रहे हैं तो इसको अब सॉल्व हमें करना है। ज़रा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आप इसे लिख सकते हैं v डी एम प्लस, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए mv माइनस इसका इसमें, तो v डी एम इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले इससे मल्टीप्लाई करिए तो इसमें करेंगे तो mv आएगा, माइनस v का इसमें करेंगे तो v डी एम आएगा, बिल्कुल, प्लस अब इससे करिए इसमें मल्टीप्लाई तो ये m डी वी आएगा, तो ये m डी वी, ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस आएगा, डी वी का डी एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एम डी वी ये आएगा, ये हो गया, प्लस प्लस लिखिए, डी एम का वी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डी एम आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, डी एम का डी वी में करेंगे तो डी एम डी वी आएगा, ये आ गया, माइनस डी एम का यू रिलेटिव में करेंगे तो यू रिलेटिव ये आपका आ जाएगा डी एम, यू रिलेटिव डी एम। ज़रा इसे आप एक बार देखिए कि ये आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, आप इतनी बात पहले देखिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये वी डी एम है, दोनों कैंसल आउट, बिल्कुल। आगे ये प्लस में एम वी है, ये भी प्लस में एम वी है, ये भी कैंसल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है वी डी एम और यहाँ पे देखेंगे प्लस में वी डी एम, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए डी एम डी वी लिखा है और यहाँ पे भी डी एम डी वी लिखा है, ये माइनस में ये प्लस में है तो ये भी कैंसिल आउट, ये हो गया। बचा कितना, एम डी वी और यहाँ पे बचा माइनस यू रिलेटिव डी एम। तो आप इसको इस साइड लेके आइए, तो ये प्लस में है, जब इसको इक्वल साइन के इस साइड लेके आएंगे माइनस एम डी वी बनेगा, इज इक्वल्स टू, अब केवल क्या बचा है, माइनस यू रिलेटिव डी एम, ये बचा है, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, एम डी वी इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव डी एम, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है अपने को, ये तो अभी इसको हमने सॉल्व कर लिया, हो गया। इसके बाद हम बोलेंगे कि डिवाइड बाई डी टी बोथ साइड, डिवाइड बाई डी टी बोथ साइड, ठीक है। तो ये m और डिवाइड करेंगे तो डी वी बाई डी टी ये आएगा, इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव ये आ जाएगा डी एम बाई डी टी, ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, तो हमें ये पता है कि जो डी वी बाई डी टी होता है वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये आ गया एम ए इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए जब इतनी बात समझ में आ गई कि एम ए इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी, तो देखिए ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स ये कहाँ लग रहा है, इस रॉकेट के ऊपर लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जब इसकी बात करें तो ये क्या है, फोर्स है, फोर्स ऑन द रॉकेट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी को नाम दे दिया जाता है थ्रस्ट, इसी को नाम क्या दे देते हैं, एफ थ्रस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एफ थ्रस्ट की वैल्यू आ गई है, ये प्रूफ करने के बाद यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी आई है, तो ये आ गई यू रिलेटिव
dm/dt। तो ये आ गया है एफ थ्रस्ट की वैल्यू। आप इसे डायरेक्टली ज़रूर ध्यान रखिए, अगर न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एफ थ्रस्ट, यानी कि सिस्टम विद वेरिएबल मास, यानी रॉकेट में जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा उसको हमने देख लिया। ये आएगा u रिलेटिव dm/dt। हाँ चलिए, तो ये हो गया। हाँ जी, एक चीज़ और एग्जाम्पल एक समझते हैं, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप इस वेलोसिटी में से इसको घटाएंगे। जैसे आप खुद देखिए, आप महसूस करिए, आपका दोस्त है, वो गाड़ी पे बैठा है, वो कोई चीज़ ऐसे फेंक देता है। मान लीजिए गाड़ी ऐसे जा रही थी, आप यहाँ ऐसे खड़े थे, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि अगर वो जिस प्लेस से, मान लीजिए इसी प्लेस पे उसने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट अगर गाड़ी स्पीड में जा रही थी तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा कि यहीं गिर जाएगा या यहीं से पीछे हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ को भी उसने गिराया है, वो पहले कुछ आगे जाएगा फिर गिरेगा, कुछ आगे जाएगा फिर गिरेगा। जैसे आप देखते हैं ट्रेन या बस में अगर कोई गेंद ऐसे बाहर की तरफ खिड़की से बाहर हाथ करके आप ऐसे उछालिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो बॉल आपके हाथ में फिर से आके गिरेगा। ट्रेन तो आगे जा रही थी, ट्रेन आगे जा रही थी या बस आगे जा रहा था, और आपने उसी टाइम गेंद को उछाल दिया। जब गेंद को आपने उछाला तो वो गेंद भी कुछ आगे जाके ही गिरता है। ये वही केस है, ठीक है, ये वही केस है। यहाँ पे आप केवल कंफ्यूज होंगे, बाकी जगह आप कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। तो इसे कृपया ध्यान रखें कि जो इसकी वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में, यानी आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगी, इसमें से आप इसको घटा देंगे, ठीक है, ऐसा हुआ। चलिए एक हम एग्जाम्पल और देखते हैं कि वेरिएबल मास का केस, यानी कि थ्रस्ट फोर्स कहाँ पर लगेगा, ज़रा एक और देखते हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम आपको इसके बाद कराएंगे, ठीक है। आज न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, आज हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराना चाहते हैं, ज़रा आगे समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने वो दिवाली के टाइम रॉकेट जलाया होगा, ये सपोज कर लीजिए ये कोई बोतल है, ठीक है, बोतल है, और इसमें आपने क्या किया कि एक रॉकेट रख दिया। बोतल कुछ ऐसा वाला है, हाँ ये है, इस तरीके से आपने इसके अंदर एक क्या किया, रॉकेट रख दिया, ठीक है। और रॉकेट आपका कुछ इस तरीके से है, ये रॉकेट है ऐसे, और यहाँ पे आप देखते हैं कि वो जलाने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे ही आपने इस रॉकेट को जलाया तो देखते हैं कि ये गैस होती है जो पीछे की तरफ फेंकती है, ये रॉकेट पीछे की तरफ गैस फेंकता है। आप देखेंगे कि जो धुआं होता है वो पीछे की तरफ आता है, तो ये धुआं पीछे की तरफ आता है तभी तो रॉकेट ऊपर उठता है। तो यानी कि जब धुआं पीछे की तरफ गया तो रॉकेट आगे की तरफ उठा, यानी कि रॉकेट के ऊपर कौन सा फोर्स लग गया, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। ये केस और ये केस सेम केस है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, सिस्टम विद वेरिएबल मास भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखिए, अगर इसकी बात करें तो हम ये चाहते हैं कि ये चैप्टर क्या हो ना, यहीं ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये चैप्टर यहीं ख़त्म कर देते हैं तो हमारा एनसीईआरटी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम वर्क, एनर्जी एंड पावर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, अभी हमें पढ़ना है फ्रिक्शन, अभी ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आप कहें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक पोर्शन एकदम कंप्लीट हो गया यहीं पे। लेकिन आगे की बात करें तो आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन,
तो ये कुछ चैप्टर मिला के तब जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होता है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आप तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, यानी पूरी बुक्स आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन ना आए। तो फ्रिक्शन के अलग टॉपिक, सर्कुलर मोशन के अलग टॉपिक जब हम आपको ऐसे कराएंगे तब जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहीं पे अपना ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक पोर्शन एकदम ख़त्म करते हैं और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे का पोर्शन जिसका नाम होगा फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी आपको अलग से सॉल्व कराई जाएगी, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दी जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर हैं और वो हमसे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू।